हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लो शिक्षा हिंदी में। और आज हम पढ़ेंगे बीएनएसएस 2023 की धारा 181। धारा 181 बीएनएसएस पूर्व में सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 162 हुआ करती थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। इसमें है कि पुलिस अधिकारी को दिया गया बयान क्या न्यायालय में मान्य है या नहीं और उसका कितना प्रयोग किया जा सकता है, इसे समझेंगे। लेकिन इस सेक्शन को समझने से पूर्व हमको कुछ अन्य जानकारी करनी है जो बीएसए तथा बीएनएसएस के अंतर्गत है। बीएसए में आपने देखा होगा कि एक शब्द आता है संस्वीकृति, एक आता है स्वीकृति। तो स्वीकृति किसे कहते हैं? स्वीकृति कहते हैं किसी भी तथ्य को स्वीकार कर लेना। अब उस तथ्य को कौन स्वीकार कर सकता है? उसे साक्षी भी स्वीकार कर सकता है या अभियुक्त भी स्वीकार कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति से यह कहा गया कि भाई मैंने आपको वो कागज दिया था या वो डॉक्यूमेंट दिया था, तब उस कंडीशन में उस व्यक्ति ने यह स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझे वह कागज दिया गया था, तो इसे कहेंगे हम स्वीकृति। परंतु संस्वीकृति क्या होती है? संस्वीकृति होती है अभियुक्त द्वारा अपराध को स्वीकार कर लेना। संस्वीकृति कौन कर सकता है? केवल अभियुक्त कर सकता है संस्वीकृति को, और अपने लिए ही कर सकता है। यह नहीं है कि संस्वीकृति दूसरे के लिए की जा सके। तो संस्वीकृति इसे कहा जाएगा कि किसी भी अभियुक्त द्वारा अपने अपराध को स्वीकार कर लेना। यह बीएसए के अंतर्गत है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इसके अलावा अन्य धाराएं हैं बीएसए की तथा बीएनएसएस की, इनको भी एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद में इस धारा को समझेंगे, क्योंकि उन धाराओं का प्रयोग धारा 181 के अंतर्गत हुआ है। तो आइए समझते हैं एक बार धारा। ये हमारी धारा 148 है बीएसए की। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका पहले। तो पूर्व लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा, जो कथन लेखबद्ध कर लिए गए हैं उनके बारे में प्रतिपरीक्षा। सबसे पहले न्यायालय के अंतर्गत क्या होता है कि एक व्यक्ति के पहले चीफ लिखा जाएगा, फिर उसकी परीक्षा होगी, परंतु बाद में आवश्यकता पड़ने पर उसकी प्रतिपरीक्षा हो सकती है और प्रतिपरीक्षा के बाद में उसकी पुनः परीक्षा होती है। तो यह है प्रतिपरीक्षा, जब किसी भी व्यक्ति का बयान लेखबद्ध कर लिया गया है तो किसी साक्षी की उन पूर्व कथनों के बारे में जो उसने लिखित रूप में किए हैं या जो लेखबद्ध किए गए हैं, तो ये जब उसके बयान लेखबद्ध कर लिए गए हैं तब की कंडीशन में, और जो प्रश्नगत बातों से सुसंगत है कि जो भी उसमें विवादक तथ्य हैं उनसे सुसंगत है, ऐसा लेख उसे दिखाए बिना या ऐसे लेख साबित हुए बिना प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी, क्योंकि उस व्यक्ति द्वारा अपने बयान लेखबद्ध करा लिए गए हैं। इसी कारण से उसके बिना दिखाए उसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। परंतु उसमें और क्या कंडीशन है? किंतु यदि उस लेख द्वारा उसका खंडन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किए जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों के ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन से किया जाना है। इसमें क्या शब्द आया है आप देखेंगे, उसका खंडन करने का। तो जो कंट्राडिक्शन है उसके लिए प्रतिपरीक्षा जब उसकी की जा रही है, बयान लेखबद्ध किए गए, तब उसे उन बयानों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उनमें कोई कंट्राडिक्शन है खंडन करने के लिए, तो उस जिस तथ्य पे कंट्राडिक्शन है उस तथ्य की ओर उसका ध्यान आकर्षित करना होगा और उस तथ्य को दिखाया जा सकता है। ये इस धारा देखो, ये क्या है, उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा, तो उसको एक बार उन तथ्यों को दिखाना होगा जिसमें कंट्राडिक्शन है। तो कहां पर? धारा 148 बीएसए के अंतर्गत। और इसके अलावा और समझेंगे एक धारा को, और इसी में इसका भी आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह है धारा 26 का बीएसए साक्ष्य अधिनियम की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 का है। तो इसका समझेंगे। धारा 26 का कौन सी है? जो 32 फर्स्ट हुआ करती थी, मृत्युकालिक कथन। क्या है? जब वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तो किसी व्यक्ति द्वारा
उस परिस्थिति के बारे में कोई मृत्युकालिक कथन, मृत्यु से पूर्व वो कथन किया गया है, जो परिस्थिति बताई गई है कि फलाने व्यक्ति द्वारा उसको मारा गया है, इन कंडीशन में उसकी मृत्यु हुई है, तो मृत्युकालिक कथन है इसके अंतर्गत। तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत है, तो क्या है कि उसका जब ये पता नहीं चल रहा है, प्रश्नगत क्या था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है, ऐसे कथन सुसंगत है, चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं। इसका मतलब ये हो गया, जब उस व्यक्ति ने मृत्यु से पूर्व वो कथन किए थे तब तक उसे ऐसी प्रत्याशंका नहीं थी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, या थी उसे ये भी हो कि मेरी मृत्यु हो सकती है या हो जाएगी, दोनों कंडीशन में ये लागू होता है, तभी मृत्युकालिक कथन मान्य होता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तभी मृत्युकालिक कथन मान्य होगा। उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी, और चाहे उस कार्रवाई की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो। तो ये हमारी धारा कौन सी थी, 26 का। मैं ये क्यों समझा रहा हूं, मैं ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि धारा 181 के अंतर्गत ये दोनों धाराएं आने वाली हैं। इसके अलावा एक धारा और है, उसको और समझते हैं। ये है हमारी धारा 23(2) BSA। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये है 23(2) BSA। कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, उसके विरुद्ध तब तक साबित नहीं की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति करता है तो वह मान्य नहीं होती है, परंतु अगर उसने जो संस्वीकृति पुलिस अधिकारी के समक्ष अभिरक्षा में की है उसी संस्वीकृति को मजिस्ट्रेट के समक्ष कर देता है तो वो संस्वीकृति मान्य होती है। और क्या कंडीशन है इसमें, अब पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति कब मान्य हो जाती है, दूसरी कंडीशन और जानेंगे। परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है। ये कंडीशन कौन सी हो सकती है, जब कोई भी अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में है और उससे अभिरक्षा के दौरान कोई जानकारी प्राप्त होती है या कोई माल बरामदगी हो जाती है उसकी निशानदेही पर, तब ऐसी जानकारी में से उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतः संबंधित है साबित की जा सकेगी। इसका मतलब जितना की बरामदगी हो गई या उस तथ्य की जितनी पता चल गई उतनी वो मान्य हो जाएगी उसके द्वारा की हुई संस्वीकृति पुलिस अभिरक्षा में भी। तो ये पहले धारा 27 हुआ करती थी, किसके अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। इंडियन एविडेंस एक्ट था उसके अंतर्गत धारा 27 थी, लेकिन बीएसए के अंतर्गत ये धारा हो गई 23(2). तो इन धाराओं का प्रयोग धारा 181 में होगा, इसलिए मैंने आपको इसको बताया था। अभी जानेंगे हम धारा 181। ये है हमारी धारा 181। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें पहले इसका। धारा 181 पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग। तो क्या उपयोग है पुलिस को जो कथन किया गया, कितनी वैल्यू है उसके कथन की। जैसे पुलिस अधिकारी के समक्ष विवेचना के दौरान कोई भी बयान देता है, न्यायालय में कह देता है कि मैंने तो ऐसा बयान दिया ही नहीं था, या पुलिस अधिकारी ने स्वयं लिख लिया है, तो क्या उसकी महत्ता है और क्या महत्ता नहीं है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर पुलिस अधिकारी के उस बयान की कोई महत्ता नहीं होगी तो चार्जशीट या एफआईआर न्यायालय के अंतर जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि पुलिस अधिकारी उन बयानों को लिखता है और उसी आधार पर चार्जशीट या एफआईआर न्यायालय में प्रेषित करता है। परंतु किन किन कंडीशन में वो मान्य नहीं होगी ये समझेंगे हम इस धारा के अंतर्गत। इसका उपधारा 1 है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन, इस अध्याय से मतलब क्या हो गया, अध्याय 13 जिसमें विवेचना की शक्ति है पुलिस अधिकारी की, अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, किसके दौरान, विवेचना इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया गया कोई कथन
यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। ये क्या है कि जो भी कथन पुलिस अधिकारी से विवेचना के दौरान अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो उस कथन को हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, और न ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या न हो, और न ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध की जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषण के अधीन था, किसी जांच या विचारण में, शब्द देखो क्या दिया गया है, जांच या विचारण में, इसमें इसके पश्चात यथाउपबंधित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के उपयोग में लाया जाएगा। लाया जाए से मतलब आया है यहां से, इसका ये टॉपिक कहां से स्टार्ट हुआ, और न, यहां से स्टार्ट हुआ है, और तो इसमें क्या आ जाएगा, शब्द क्या आएगा, न लाया जाएगा, उपयोग में न लाया जाएगा, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ है, ये एक बार समझेंगे। तो कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या ना हो, तो केस डायरी में वो कथन या उसका कोई भाग हो या ना हो, उसे किसमें उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, जांच या विचारण में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। लेकिन कब, यथा उपबंधित के सिवाय। यथा उपबंधित से मतलब है कि वो आगे कंडीशन दी गई है कब उपयोग में लाया जा सकता है, अदरवाइज वो नहीं उपयोग में लाया जाएगा। जो भी बयान दिया गया उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। किन किन कंडीशन में उपयोग में लाया जा सकता है वो आगे पढ़ेंगे। अभी एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। परंतु जब कोई ऐसा साक्षी जिसका कथन उपयुक्त रूप में लेखबद्ध कर लिया गया है ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है, तब यदि उसके कथन का कोई भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया गया है तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुमति से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए। इसका मतलब यह हो गया कि अगर कोई उसका बयान, जिस व्यक्ति का जो साक्षी था, पुलिस अधिकारी ने उसका बयान लिया और बयान लेने के बाद में जांच या विचारण के दौरान उस व्यक्ति को न्यायालय में बुलाया गया और न्यायालय में वो व्यक्ति ये बात कहता है कि जैसे ये बयान लिखा हुआ उसी प्रकार से मैंने बयान पुलिस अधिकारी को दिया था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो साबित हो गया बयान कि उसके द्वारा ऐसा बयान दिया गया था, ये मान लिया गया। तब कब, जब उसने ये बात मान ली, स्वीकृति दे दी उसकी, तब क्या हो गया, किनकी अनुमति से, न्यायालय की अनुमति से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग साक्षी का खंडन करने के लिए, किसी भी साक्षी का खंडन करने के लिए किसके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 148 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है। जो खंडन है वो कैसे किया जाएगा, धारा 148 के तहत। अभी मैंने धारा 148 इसीलिए आपको पढ़ाई थी, जो धारा 148 में दिया गया है उस रीति से किया जाएगा। और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुनः परीक्षा में भी, किंतु उसकी प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही उपयोग में लाया जा सकता है। अब जो तथ्य साबित कर दिया गया है, जो उसमें लेखबद्ध कर लिया गया है, तो उसकी प्रति परीक्षा में खंडन करने के लिए तथा पुनः परीक्षा में भी उसको उपयोग में लाया जा सकता है और अदरवाइज नहीं लाया जा सकता, जो क्लॉज 1 के अंतर्गत कंडीशन हमने अभी पढ़ी थी। अब इसकी उपधारा सेकंड है, उपधारा सेकंड का एक बार स्क्रीनशॉट लें आप। यह इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के खंड का के उपबंधों के भीतर आने वाले किसी कथन को लागू होती है। इसका मतलब यह हो गया, अगर मृत्युकालिक कथन पर किसी ने हस्ताक्षर कर रखे हैं या मृत्युकालिक कथन के बारे में ये उपधारा 1 जो थी वो लागू नहीं होती है। मृत्युकालिक कथन पर हस्ताक्षर कराए जा सकते हैं और उसका उपयोग भी किया जा सकता है।
या उस अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 के परंतु के उपबंधों पर प्रभाव डालती है। धारा 23(2) के अंतर्गत क्या था? इस धारा 23(2) के अंतर्गत था, किसी को अगर माल बरामदी हो जाती है कब, या किसी तथ्य के बारे में जानकारी हो जाती है जब वो पुलिस अभिरक्षा में था, उस दौरान किसी बात का पता चलता है, किसी तथ्य का पता चलता है, उसके बारे में था। उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती है। इसका मतलब यही है कि उसके उपबंधों पर यह धारा प्रभाव नहीं डालेगी। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से कोई माल बरामदी होती है अभिरक्षा के दौरान, तो उससे हस्ताक्षर तो तब भी कराए जाएंगे। क्योंकि उसको एक प्रति प्रदान की जाती है गिरफ्तारी के दौरान भी, जो क्या होता है, सीजर, जो सीजर होता है उस पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं, तो उस पर यह लागू नहीं होती है। तो कहां का लागू नहीं होती है? एक तो आ गया मृत्युकालिक कथन है, उसमें लागू नहीं होगी। एक क्या है कि सीजर के संबंध में या पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को जानकारी होती है, उस कंडीशन में लागू नहीं होती है। और एक कंट्राडिक्शन के संबंध में अगर कोई लेखबद्ध कर लिया गया बयान, तब उस कंडीशन में जब कंट्राडिक्शन होता है तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको दिखाया जा सकता है, तो उस कंडीशन में भी ये लागू नहीं होती है। अब ये स्पष्टीकरण है। उपधारा 1 में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप खंडन हो सकता है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण और अन्यथा संगत प्रतीत होता है, और कोई लोप किसी विशेष संदर्भ में खंडन या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न होगा। इसका मतलब यह हो गया, अगर कोई व्यक्ति पुलिस अभियोजन उसको साक्षी नहीं बनाता है और वो डिफेंस की तरफ से आता है, डिफेंस का विटनेस है, उस कंडीशन में भी ये लागू नहीं होगा। तो ये थी हमारी धारा 181। अगर धारा 181 आपको समझ में आई हो और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।